हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज कराने वाली हूँ एसएसटी 2021 का आप लोगों को पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा शुरू हो रहा है। निम्न में से कौन सा लक्ष्य सामाजिक अध्ययन शिक्षण के माध्यमिक चरण में रखा गया है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि कौन सा लक्ष्य सामाजिक अध्ययन शिक्षण के माध्यमिक चरण में रखा गया है। ये है लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। ऑप्शंस बी यहाँ पर सही होगा। लोकतंत्र के द्वारा प्रदत्त चिंतन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कोई भी व्यक्ति खोना नहीं चाहता, इसलिए सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य स्टार्टिंग से ही बच्चों में उन क्वालिटीज़, उन गुणों को विकसित करना है जो प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है। सामाजिक अध्ययन द्वारा छात्रों को जनतंत्र के आदर्शों, मूल्यों की इंफॉर्मेशन दी जाती है, जिसमें प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास हो सके और प्रजातंत्र सुदृढ़ हो सके। इसीलिए अगला क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण। ये देखिएगा, आप खुद देखिए, निदानात्मक परीक्षण आपने 2022 में भी पढ़ा है ना। तो निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। इसका मुख्य उद्देश्य होता है छात्र की जो समस्या है, छात्र की कमज़ोर जो छात्र है उसकी पहचान करना, है ना। ऑप्शंस ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। तो निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी द्वारा सीखने से संबंधित किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है उसे समझने में सहायता। शिक्षक को ये जानना चाहिए कि बालक क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। जब शिक्षक को इस बात का पता चल जाएगा, उसे इस चीज़ की नॉलेज हो जाएगी, तो क्या उसमें रुचियाँ और क्या अभिरुचियाँ हैं, तो वो छात्रों के प्रति अपना कर्तव्य, अपनी जो ड्यूटी है, उससे बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकता है टीचर। सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा बताइए। सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने से संबंधित किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है, या पुनरावृत्ति किस प्रकार विद्यार्थी की सहायता करेगी, या उसके विद्यार्थी कितने बुद्धिमान हैं, या प्रकरण का वह हिस्सा जिससे विद्यार्थी ने कंठस्थ नहीं किया है। निदानात्मक परीक्षण अभी फिर आपसे पूछा है, तो यहाँ पर यही है कि उसकी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है, यही तो पता करना है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है। वे प्रायः ताड़ पत्रों पर लिखी होती थी, बिल्कुल। वे जिस काल को प्रदर्शित करती उस काल का मुख्य स्रोत है, बिल्कुल है। वे हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई। कुछ हस्तलिपियां पत्थर या धातु पर उकेरी गई हैं। तो देखो भाई, ये मुद्रित नहीं हुई है ना, मुद्रित नहीं हुई है। ऑप्शन सी क्या है, गलत है। ऑप्शन सी क्या है, पांडुलिपि या प्राचीन हस्तशिल्पी उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों के द्वारा हाथ से लिखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तथ्यों का श्रुतलेख, प्रतिपुष्टि तंत्र, क्रियान्वयन या फिर योजना। देखिए, तथ्यों का श्रुतलेख नहीं होना चाहिए, है ना। विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का पार्ट नहीं होता। अनुदेशात्मक प्रक्रिया में योजना, क्रियान्वयन, प्रतिपुष्टि तंत्र को शामिल किया जाता है। किसी भी कार्य प्रक्रिया की सर्वप्रथम योजना बनाई जाती है, उसके बाद उसका क्रियान्वयन और उसके बाद उसकी प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है। लेकिन यहाँ पर तथ्यों का श्रुतलेख नहीं आएगा, ऑप्शन से। अगला है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए। तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए। प्रमुख समूह का प्रतिनिधित्व करती हुई, मुश्किल, पक्षपातपूर्ण, तटस्थ और संवेदनशील। तो यहाँ पर है कि जो भाषा होनी चाहिए वो तटस्थ और संवेदनशील होनी चाहिए। समाज में रहते हुए भाषा का प्रयोग अपने विचारों से दूसरों को अवगत कराने के लिए करते हैं। इसीलिए हम ऐसी भाषा का चुनाव करते हैं जो वक्ता और श्रोता दोनों ही अच्छे से समझ सके, जिसमें संप्रेषण की प्रक्रिया पूरी हो सके, कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से हो सके। मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, आप ऐसे में क्या करेंगे। मान लो जैसे अभी कुछ एनसीईआरटी मैथ्स की, उसमें एग्जाम्पल्स कम से है ना, क्वेश्चंस एक्सरसाइज कम दे रखे, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, मैं भी सुना है।
तो ऐसे में हम एसएसटी की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, तो आप क्या करेंगे? विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्री प्रदान करेंगे या रट कर सीखने पर बल देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे रटने पे, तो है ना, रटने पे तो बिल्कुल ध्यान। प्रत्येक पाठ का संक्षिप्त विवरण लिखवाएंगे या प्रश्न उत्तर तक? प्रश्न उत्तर से नहीं। तो यहाँ पर है कि विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्री प्रदान करेंगे। क्या करेंगे? पूरक सामग्री प्रदान की जाएगी। पाठ्यक्रम की वास्तविक रूपरेखा को पाठ्य पुस्तकों द्वारा ही विस्तार मिलता है, जिससे वह शिक्षक और छात्र दोनों के लिए सुगम हो जाता है। सीखने के अनुभव में पाठ्य पुस्तकों का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होगी? अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ाना है या पढ़ना है तो ज्योग्राफी आपको बेटर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से कब समझ में आएगा? क्योंकि ज्योग्राफी में खेल किसका है? मैप का है, मानचित्र का है ना। भूगोल के शिक्षण में सबसे उपयोगी मानचित्र, क्योंकि अगर कहीं लोकेशन, विस्तार, जलवायु, उसका जो नेचुरल वेजिटेशंस है, प्राकृतिक वनस्पति है, मिनरल्स हैं, या पॉपुलेशन का वितरण है, कस्बे हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, कम्युनिकेशन है, तो इनके लिए भी मैप की नीड होती ही होती है और बच्चा उसे बेटर तरीके से याद कर पाता है, लॉन्ग टाइम तक उसे याद रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम, विनियम और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा? कौन देगा? 99 का यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, समूह चर्चा। क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन, है ना, ये आपका ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य नहीं है? तो सामाजिक विज्ञान का क्या उद्देश्य है? प्रभावी नागरिक बनने के लिए ज्ञान प्रदान करना, सामाजिक प्रभावकारिता विकसित करना, शिक्षण शिष्टाचार या सार्वजनिक मामलों में भाग लेने के लिए प्रेरणा। बिल्कुल भाई, यहाँ पर इसके लिए तो प्रेरित होना ही चाहिए। प्रभावी नागरिक बनाने के लिए ज्ञान प्रदान करना, सामाजिक प्रभावकारिता डेवलप करना, शिक्षण शिष्टाचार। शिक्षण शिष्टाचार इसका उद्देश्य नहीं है। सामाजिक विज्ञान शैक्षणिक अध्ययन और विज्ञान की वो शाखा है जो मानव व्यवहार के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से रिलेटेड। सामाजिक विज्ञान में सांस्कृतिक, नृविज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के रूप में होता है। सो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है? तो ब्रेड बास्केट के नाम से अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पर जो है वो ऑप्शंस बी हो जाएगा, मेहरगढ़। क्या हो जाएगा? मेहरगढ़, जो कि एक पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, जहाँ नवपाषाण काल के बहुत से अवशेष मिले हैं। और ये अब बलूचिस्तान वाला उसमें आता है फिलहाल, लेकिन ऑप्शंस बी यहाँ पर माना जाएगा। निम्नांकित में से किस संस्कृति के लोग प्रथम बार स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे थे? तो ये है नवपाषाण संस्कृति। निम्नलिखित में से किसे श्रीनगर कश्मीर के निर्माण का श्रेय जाता है? तो श्रीनगर को बसाने का श्रेय मौर्य सम्राट अशोक को जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नांकित में से कौन पंच सिद्धांतिका का लेखक है? एक भारत के महान खगोल शास्त्री और ज्योतिषाचार्य वारामिहिर। कौन है? वारामिहिर। ऑप्शन बी। महाराजा विक्रमादित्य के काल में इस ग्रंथ की रचना हुई है। ऑप्शंस बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस सन में पहली बार चीन में बौद्ध मत को राजधर्म घोषित किया गया? सो ये किया गया था 379 ईस्वी में पहली बार चीन में बौद्ध मत को राजधर्म घोषित किया गया। बौद्ध धर्म की जो परंपराएं हैं उसमें तकरीबन 2000 वर्षों तक चीनी संस्कृति सभ्यता पर एक गहरा प्रभाव भी छोड़ा है। सो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नांकित में से कौन सा बोधिसत्व भविष्य का बोधिसत्व कहा गया है? किसको कहा गया है? मैत्रेय को भविष्य का बोधिसत्व, जिनका प्राथमिक कार्य था पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना, शुद्ध धम्म का ज्ञान फैलाना, है ना। सो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी मैत्रेय। 9वीं शताब्दी का महोदयपुरम राज्य निम्नांकित में से, देखिएगा 2024 का पेपर अगर मान के चले ना तो बहुत अच्छा था। अगर आप उसके बाद के जो उससे पहले के जो PYQ देखेंगे वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप देखते हैं कि इस बार कैसा आता है, क्योंकि अगर आप 2022, 21, 20, 19 का पेपर देखेंगे तो आपको मॉडरेट लगेगा,
लेकिन 2024 वाला ना, मतलब अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। ये इस रियलिटी है आपका ना, क्योंकि 90 लाना हो तो 90 से अब आराम से ला सकते हैं अगर आपने 10-15 दिन भी आराम से चीज़ों को करा, क्योंकि ये रियलिटी बता रही हूँ। ये चीज़ें होती हैं। 9वीं शताब्दी का महोदयपुरम राज्य निम्नांकित में से किससे संबंधित है? सो ये चेर से है। ऑप्शंस क्या है यहाँ पर? ए करेक्ट आंसर है। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का पार्ट है, वहाँ पर अवस्थित। इस क्षेत्र में अल्पालम भाषा बोली जाती है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सरकी सल्तनत का अधिग्रहण किया? दिल्ली के किस सुल्तान ने सरकी सल्तनत का अधिग्रहण किया? सो 108 यहाँ पर हो जाएगा बहलोल लोदी। ऑप्शन से क्या हो जाएगा? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने बहलोली नामक एक सिक्का जारी किया और ये सिक्का अकबर के शासन तक प्रचलन में रहा और अपने सरदारों को मसनद अली कहकर पुकारता था। ये बहलोल लोदी के पश्चात उसका बेटा निज़ाम खान शासक बनता है। संत रामानंद का जन्म निम्नांकित में से किस स्थान पर हुआ? ये रामानंद जी के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, क्योंकि एग्ज़ाम में पहले भी आया है ना, तो इसको फिर आप ध्यान रखिएगा। इनका जन्म प्रयागराज, पुराना नाम इलाहाबाद में हुआ है ना, और ये उत्तर भारत के पहले महान भक्त संत थे। रामानुजन के शिष्य रहे हैं, है ना। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। अकबर के काल में कृषि भूमि को कितने प्रकारों में बांटा जाता था? तो अकबर के काल में एक थी आपकी पोलज, ठीक है, पोलज भूमि, परती भूमि। दूसरा है चाचर भूमि। ये आपके उत्तराखंड जीके में भी कई बार पूछी गई है ना। तो पोलज भूमि प्रत्येक वर्ष जिस भूमि पर कृषि की जाती है, हर वर्ष जहाँ पर कृषि होती है। परती भूमि वो भूमि होती थी जिसकी उर्वरता को प्राप्त करने के लिए भूमि कुछ समय के लिए खाली छोड़ी जाती थी। चाचर 3-4 वर्षों तक बिना छोड़ा जाता था इसे। बंजर ये 4-5 वर्षों या उससे अधिक समय तक बिना बोए पड़ी रहती, मतलब ये बंजर है, इस पर उर्वरता कम होती है और इस पर कुछ टाइम के लिए, और इस पर जो है कुछ समय के लिए इसे खाली, लेकिन हाँ इस पर भूमि होती थी। सो यहाँ पर ये क्या है? 4 ऑप्शंस बी यहाँ पर करेक्ट होगा। चांद बीबी निम्नांकित में से किस राज्य से संबंधित है? जो चांद बीबी है उनका जो विवाह हुआ, जो शादी हुई, वो बीजापुर के शासक थे आदिल शाह, उनके साथ हुआ। अपने इनके पति की मृत्यु के बाद ये अहमदनगर वापस आ जाती हैं, क्योंकि ये अहमदनगर से संबंधित थी, तो अहमदनगर ऑप्शन डी हो जाएगा। अहमदनगर के मुगलों के साथ युद्ध में चांद बीबी ने बहादुरी के साथ अहमदनगर की रक्षा की, लेकिन लास्ट में उसे मुगलों से समझौता करना पड़ा और बरार का जो क्षेत्र है वो मुगलों को देना पड़ा था। ऑप्शन डी। वह कौन सा पहला भारतीय था जिसने कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में स्वराज शब्द का प्रयोग कर स्वराज की मांग उठाई? सो अगर आपने कांग्रेस पढ़ा होगा उसमें 1906 का अधिवेशन सेशन पढ़ा होगा कांग्रेस का, उसमें स्वराज शब्द, क्योंकि उसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी ने करी थी, तो स्वराज शब्द की पहली मांग, स्वराज शब्द का पहला प्रयोग उन्होंने ही किया। वैसे स्वराज शब्द का प्रयोग जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया, पूर्ण स्वराज की मांग, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस सेशन की बात हो रही है तो वो आपके दादा भाई नेहरू जी हैं। पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार कांग्रेस के लाहौर सेशन में रखी गई थी। पूर्ण स्वराज जब भी आता है आपका 1929 लाहौर सेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 1896 में इथियोपिया ने किस यूरोपीय शक्ति को पराजित किया है? तो 1896 में इथियोपिया ने किस यूरोपीय शक्ति को पराजित किया है? सो ये किया था इटली को। ऑप्शन से मैं एक ही सजेशन देना चाहूँगी, अगर आपको अपना पेडागोजी सब्जेक्ट तैयार करना है ना, तो एसएसटी की 6, 7, 8, मतलब आप अगर आपका पेपर मतलब 5th to 8 सेकेंड वाला पेपर आप देने जा रहे हैं, तो मुझे उसकी नॉलेज ज़्यादा है, मतलब जितना मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि इसके लिए ना एसएसटी के लिए पेडागोजी, आपके कोई भी पेडागोजी सब्जेक्ट है उसके लिए आप एनसीईआरटी 6, 7, 8 की ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि वहीं से ही क्वेश्चंस आते हैं। और आप किसी भी एग्ज़ाम की कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एसएसटी आपका पूछा जाता है, जीके वाला जो पोर्शन, और आज के टाइम पे अगर जो पेपर हो रहे हैं तो वो एनसीईआरटी से ही बन रहे हैं, है ना। तो इसलिए आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार मेरे कहने पे, तो आपको हेल्प होगा। सो ये है आपका इटली 113 का ऑप्शन से इटली हो जाएगा। अल हिलाल नामक समाचार पत्र निम्नांकित में से किससे संबंधित? अल हिलाल।
अल हिलाल नामक जो समाचार पत्र है वो अबुल कलाम आज़ाद से, ऑप्शन से यहाँ पर होगा। ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था और इस समाचार पत्र का उद्देश्य मुसलमान युवकों को क्रांतिकारी आंदोलन के प्रति क्या करना, उत्साहित करना और उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना था। निम्नांकित में से किसने सैंडर्स की गोली मारकर हत्या करी थी? तो वो कौन है जिसने सैंडर्स की गोली मारकर हत्या करी थी? वो थे भगत सिंह जी। 1928 लाहौर में सैंडर्स की गोली मारकर हत्या करी। जॉन सैंडर्स साइमन कमीशन के विरोध में किए गए आंदोलन में लाला लाजपत राय की मृत्यु के जिम्मेदार थे। इसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह और राजगुरु ने .32 mm की सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल कॉल्ट से जॉन सैंडर्स की गोली मार दी थी, उसकी हत्या हो गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी। निम्नांकित में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक को लिखा है, जो कि 1959 में प्रकाशित हुई है और इस पुस्तक में स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद की स्थिति का वर्णन किया गया है। इसमें भारत के विभाजन के लिए धर्म से ज़्यादा राजनीति जिम्मेदार बताई गई है। ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन से नहीं लगती हैं? सो अगर आप देखेंगे भाई यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारी जो सीमा है यहाँ से भाई अब तो लद्दाख आ गया, तो लद्दाख के साथ लगती है यहाँ पर हिमाचल से, यहाँ से उत्तराखंड, फिर यहाँ पर नेपाल आ जाता है और उसके बाद यहाँ पर आपका सिक्किम से और यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से। सो कौन सा यहाँ पर नहीं है जिसके साथ हमारी सीमा नहीं लगती है? चाइना के साथ, वो है बिहार, ऑप्शन सी। बिहार की सीमा अगर आप देखेंगे तो किसके साथ लग रही है? नेपाल के साथ लगती है। सो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारत के लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, इनके साथ हमारी सीमा लगती है, बिहार के साथ नहीं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी आपसे पूछा गया है। और दक्षिण की गंगा जैसे हमारे उत्तर में गंगा नदी है वैसे ही इसको कहा जाता है। सो ये है गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी नदी, ऑप्शन से यहाँ पर सही होगा। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर। नासिक महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम में 65 किलोमीटर दूर है त्र्यंबक गांव, वहाँ की एक पहाड़ी से निकलती है। इसकी सहायक नदी में इंद्रावती, पूर्णा, दुगना, मंजरा, प्राणहिता, सबरी, वैनगंगा, पेनगंगा, ये पूछा जाता है, और वर्धा, कि ये पूछा जाता है कि पेनगंगा किसकी सहायक है। सिंधु जल समझौता संधि 1960 के अनुसार भारत नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का प्रतिशत उपयोग कर सकता है। अभी ये चर्चा का विषय भी रहा है। सो पॉसिबल है 20%। इस संधि के अंतर्गत 6 नदियों के पानी का बंटवारा तय हुआ जो भारत से पाकिस्तान जाती हैं। 3 पूर्वी नदियां रावी, व्यास और सतलज के पानी पर भारत का पूरा अधिकार। शेष 3 पश्चिमी नदियां झेलम, चेनाब, सिंधु के पानी के बहाव को बाधा रहित पाकिस्तान को देना तय हुआ। सो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। धुआंधार प्रपात किस नदी पर स्थित है? कौन सा? धुआंधार प्रपात, धुआंधार जलप्रपात, यानी कि वाटरफॉल्स की बात हो रही है ना। सो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा। और कौन से राज्य में है कमेंट करिए फटाफट। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गिर एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है। एशियाई सिंहों का एकमात्र निवास स्थान है और ये है आपका गुजरात में, ना कि राजस्थान में, है ना। सो यहाँ पर ऑप्शन, इसे 1965 में अभ्यारण्य का दर्जा भी दिया गया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का भी इसे दर्जा दिया। बाकी मानस असम में, दुधवा उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ का, कान्हा मध्य प्रदेश में। पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला पूछा गया। तो प्रथम महिला थी यहाँ पर जुंको तेबई रही हैं, जिन्होंने 1975 में ये काम किया था। एक जापानी पर्वतारोही हैं। और 1984 में बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है। नेक्स्ट आते पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए उचित उपक्रम। तो भाई यहाँ पर अगर आप यहाँ पर बात करेंगे ना, तो सबसे पहले तो हमारा शोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल आता है। सो ऐसे में यहाँ पर सबसे पहले मैंने कहा शोभ मंडल, तो सेकंड यहाँ पर ये तो ऑप्शन चले गए। फिर समताप मंडल, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
क्लियर है यहाँ पर चीज़ें, आई होप से क्लियर होंगी। वायुमंडल की सबसे निचली परत है हमारी क्षोभमंडल, जिसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर, ध्रुव पर है 8 किलोमीटर। ये परत 50 किलोमीटर तक फैली है और समताप मंडल सीमा के ऊपर आता है मध्यमंडल, जिसका विस्तार 80 किलोमीटर की ऊंचाई है, और मध्यमंडल सीमा के ऊपर 8 से 640 किलोमीटर है आयन मंडल। निम्न में से कौन सी काल्पनिक रेखा अफ्रीका महाद्वीप से नहीं गुजरती? देखो, जो हमारे ग्लोब में या हमारे मैप में अक्षांश और देशांतर रेखाएं सिर्फ काल्पनिक है, इमेजिनरी लाइंस है। सो अफ्रीका महाद्वीप से जो नहीं गुजरती है, देखो अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे हमारी तीनों ही लाइनें गुजरती हैं, लेकिन यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा नहीं गुजरती। 1884 में वॉशिंगटन में एक संधि हुई, उसके बाद 180 डिग्री यामोत्तर के लगभग एक काल्पनिक रेखा निर्धारित हुई, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके पश्चिम दिशा में पहुंचने पर क्या होता है, आपका दिन घट जाएगा और पूर्व की ओर बढ़ने पर बढ़ जाता है। सामान्यतः मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किया जाता है, किस चीज़ के लिए करते हैं, कई बार पूछा जाता है। तो इसमें तो जलाशयों को दर्शाने के लिए किया जाता है। और हरे रंग का जो होता है वो मैदानों के लिए करते हैं। भूरे रंग का प्रयोग क्यों करते हैं, पर्वतों के लिए, ध्यान रखिए। और पीले रंग का करते हैं पठारों। ये आपको सारी चीज़ें एनसीईआरटीज़ में मिल जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिजों के संदर्भ में सही नहीं है? खनिजों के संदर्भ में सही नहीं है। ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, बिल्कुल हैं। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठक होता है। ये डिक्टो क्वेश्चन आपका पहले भी पूछा गया ना। जो खनिज धात्विक हैं, अधात्विक होते हैं, भाई धात्विक भी होते हैं। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा उपाय तटीय और शुष्क प्रदेशों में हवा से होने वाले मृदा अपरदन को रोकने के लिए किया जाता है? सो ये किया जाता है आपका रक्षक मेखला। कौन सा? रक्षक मेखला। तटीय और शुष्क प्रदेशों में हवा से होने वाले मृदा अपरदन को रोकने के लिए खेतों में पेड़ों को कतारों में लगा करके पवन की गति को कम कर अपरदन को रोका जा सकता है, इसी को कहा जाता है। अगला है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका मुख्य कारण अधिक सिंचाई। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर बांध परियोजना में शामिल नहीं है? तो कौन से नहीं है इसमें? तेलंगाना नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। इसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र है। नर्मदा नदी पर ये है, बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम भारत में नहीं होता है? सो क्लियर से यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि किन नदियों का, जैसे हम बात करते हैं सिंधु का तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सिंध का बा हिमनद से होता है। और सतलज नदी का भी यहाँ पर अगर बात करते हैं तो सतलज भी मानसरोवर झील के पास में राक्षस ताल है, वहाँ से निकलती है। तो यहाँ पर ये फोर्थ वाला भी है। और बात करते ब्रह्मपुत्रा, ये भी मानसरोवर झील से निकलती है। सो कौन सा नहीं? घाघरा नदी भी मानसरोवर के दक्षिण में गुल मंडोता से निकलती है। सो यहाँ पर कौन सी है? घाघरा 5। तो 1 2 4 5 कहीं पे आ रहा है, 1 2 1 2 1 2 4 5। ऑप्शंस क्या हो जाएगा? बी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। भारत में झूम कृषि का समानार्थी और प्रदेश। झूम को कहाँ कहाँ पे क्या बोला जाता है? सो देखो भाई, झूम की अगर बात करते हैं, भारत में झूम कृषि उत्तर पूर्वी में होती है। उत्तर पूर्वी भारत में तो झूम के नाम से जाना जाता है। कुमारी कृषि पश्चिमी घाट आ जाएगा यहाँ पर। सो यहाँ पर 2 और 4। वाल्टेरे कहाँ पे बोला जाता है झूम कृषि को? कृषि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बोला जाता है। और पोडो की बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश में बोला जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। झूम कृषि में पहले वृक्षों और वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है, फिर साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों से जुताई करके बीज बोए जाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर परफेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंशोत पर्वत है? कौन सा है? तो भ्रंशोत पर्वत की अगर बात करते हैं, वॉसेज पर्वत भ्रंशोत पर्वत होते हैं। खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में दरारें और भ्रंश पड़ जाती हैं। जैसे धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे धंस जाता है, तो इसी को कहा जाता है, ऑप्शन होता है ऑप्शन डी। वर्तमान में राजनीतिक संपर्क की सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी होती है? सोशल मीडिया है। ऑप्शन से यहाँ पर सी। भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची किससे रिलेटेड है?
राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 134 का ऑप्शन सी राज्यसभा से है ना, राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया? तो इसे हटा के 44वां संविधान संशोधन 1944 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, सो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसे 300A में क्या किया है, जोड़ा गया है, और ये संपत्ति का अधिकार है जो कि एक विधिक अधिकार है। भारत में किस वर्ष सामुदायिक विकास कार्यक्रम, बहुत ही महत्वपूर्ण, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। 1952 में इनकी शुरुआत हुई है। इस कार्यक्रम में संचार प्रणालियों में सुधार, देश की कृषि, ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा आदि में इम्प्रूवमेंट प्रदान किया गया। सामाजिक न्याय, आत्मनिर्णय, अधिकारिता, मानवाधिकार, सामूहिक कार्य सामुदायिक विकास के सिद्धांतों में शामिल है। वर्तमान में संवैधानिक राजतंत्र मौजूद है कहाँ पर? तो ये है आपका यूनाइटेड किंगडम में है, अमेरिका में लोकतंत्र है, चीन में साम्यवाद है, सऊदी अरब में राजशाही शासन व्यवस्था। निम्न में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? किसके पास नहीं है? ये आपका आप 24 में आया ना, ब्रिटेन में नहीं है, ऑप्शंस बी, या आपका बी एंट्रेंस कहीं तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत, स्विट्जरलैंड, अमेरिका में लिखित संविधान है जो राष्ट्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सुदृढ़ धरातल प्रदान करता है। लेकिन अभी जिस तरीके से अभी एसएससी के ऊपर चीज़ें चली हैं और टीचर्स के अपने गुरु के साथ जो व्यवहार हुआ है, वो कहीं पर भी संविधान हमारे आर्टिकल 19 का हनन कर रहा है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में राज्य के मुखिया के पास होती हैं, तो ये नाम मात्र की शक्तियाँ होती हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री देश की शासन व्यवस्था का सर्वोच्च प्रधान होता है, क्योंकि वास्तविक शक्ति इसी के पास होती है। अगला क्वेश्चन आता है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। यहाँ पर ध्यान रखना है। यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से रोका या नज़रबंद किया गया तो निम्न में से न्यायालय किस आदेश को जो है वो दिया जाता है? न्यायालय किस आदेश को देता है? सो ऐसे में न्यायालय जो है वो देता है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, ऑप्शन से। निम्न में से कौन सा अधिकार गैर भारतीयों के द्वारा भारतीय क्षेत्र में प्राप्त किया जा सकता है? कानून के समक्ष समानता। कौन सा है? कानून के समक्ष समानता। और इस अधिकार की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 14 में हुई है। और अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 13 के अधिकार केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, और शेष जो बाकी अनुच्छेद हैं इनको छोड़कर वो हमारे गैर भारतीय मतलब जो विदेशी लोग हैं उनको भी प्राप्त हैं। भारतीय संसद का गठन होता है। भारतीय संसद हमारी किस किस से मिलकर बनती है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ऑप्शंस बी हो जाएगा। और यह अभी बीएड एंट्रेंस में पूछा गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई है? एक वैधानिक निकाय है, ऑप्शंस यहाँ पर बी 1992 होगा। इसमें एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और 5 अन्य सदस्य होते हैं। इसके पहले अध्यक्ष जयंती पटनायक थी। अगला है यहाँ पर किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है? तो ये है 73वां संविधान संशोधन 1992। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जा सकती है? आर्टिकल 127 में सर्वोच्च न्यायालय में एक तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। और ये नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से 146 का सी। और तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति फ्रांस की न्यायिक प्रणाली से प्रेरित है या वहाँ से लिया गया। अगला क्वेश्चन, आपातकाल की घोषणा को संसद की अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है? 1 माह के अंदर प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शंस यहाँ पर हो जाएगा ए। संसद की अनुमति प्रदान करने के पश्चात ये 6 माह के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से आपात घोषणा को वापस लेने का प्रस्ताव कर देती है तो राष्ट्रपति उसे वापस लेने के लिए बाध्य है। इंदिरा साहनीवाद 1992 किससे संबंधित है? ये आपका पहले भी आया है, तो ये अन्य पिछड़ा वर्ग से रिलेटेड है, ऑप्शन सी। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीश की पीठ ने कुल आरक्षण का 50% सीमा लगा दी। और उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में पिछड़े वर्गों के लिए 27% रिजर्वेशन को बरकरार रखते हुए उच्च जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10%
सरकारी नौकरी को आरक्षित करने वाली सरकारी अधिसूचना को रद्द किया। निम्न अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा है? हैमिंग ने कहा है। निम्न में से कौन सी आधुनिक विधि सामाजिक अध्ययन के पठन पाठन के लिए लागू है? विचार विमर्श, समस्या समाधान, प्रयोगशाला। सो ये ऑल ऑफ दी सभी की सभी हैं। तो ये था आप लोगों का 2021 का एसएसटी पेपर। आई होप सो आप लोगों को हेल्प करेगा आपके आने वाले 27 सितंबर। ये सिर्फ आपको बता रहा है कि आपको किस तरीके, आपको 2024 वाला लेवल से भी देखना है और 2000 अभी वाला भी देखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। कहीं पे कोई डाउट रहता है बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। PYQ क्वेश्चन आप इसके वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसलिए आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं। चलेगा, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।